हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नीट 2024 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ है वो बताने जाऊंगी। और इससे पहले मैंने जो 25 क्वेश्चंस है स्टार्टिंग के, वो इससे पहली वीडियो के अंदर बना दिए हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और जाके आप लोग उस वीडियो को पहले देख सकते हो, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हो। 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो 26 क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि फोर्स दे रखा है आपका कितना 10 न्यूटन अप्लाइड किया जाता है ब्लॉक ए के ऊपर, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी 2 kg एंड 3 kg रिस्पेक्टिवली। इसका 2 kg है, इसका 3 kg है। द ब्लॉक स्लाइड ओवर ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। द फोर्स एक्सर्टेड बाई ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक ए के द्वारा ब्लॉक बी पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, जो नेट फोर्स है वो कितना दे रखा है 10 न्यूटन दे रखा है। अब देखो, जो आपका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है। हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, जो ए जो है बी के ऊपर कितना लगाया, ए वाला बी पे कितने लगाएगा। अब सबसे पहले देखो, नेट फोर्स जो दे रखा है वो कितना है 10 न्यूटन। मास कितना है, टोटल मास लेंगे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना क्या होता है आपका नेट फोर्स। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। ठीक है, आपका नेट फोर्स कितना है 10 न्यूटन। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, एफ बाई एम हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी है 10, एम की वैल्यू कितनी है 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो 10/5 कितना हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 आ गया आपका। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। जो एफ डैश है, एफ डैश क्या हो जाएगा एम में, नेट फोर्स कितना जो एफ डैश इजकल टू एम में हो जाएगा। मास कितना लेंगे इस पे 3 kg वाले पे निकालना है, क्योंकि इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, या आपका आ जाएगा फोर्स नेट, ये फोर्स आ जाएगा आपकी, जो ए है वो बी पे 6 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। हमें क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है बैटरी की, जिसका ईएमएफ दे रखा है हमें 10 वोल्ट। ये रहा यहाँ पे 10 दे रखा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इस ईएमएफ का कितना है 1 ओम दे रखा है। व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। इसे कनेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जिसका कितना है 4 ओम से। ये दिखाया हुआ है फिगर के अंदर। अब हमें क्या निकालना है, हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। टर्मिनल वोल्टेज के लिए जो क्या निकालनी है, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। टर्मिनल वोल्टेज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका ई माइनस आई आर होता है। अब देखो, हमें इसमें क्या है, इंटरनल आपका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है, इसमें हमें ई की वैल्यू भी दे रखी है आपका। यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है 10 वोल्टेज दे रखा है। तो करंट नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। ठीक है, सर्किट के अंदर करंट जो हो जाएगा वो आपका वी इजकल टू क्या होता है आपका आई आर होता है। आई इजकल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। वोल्टेज कितनी है आपकी 10, आप रजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, और आपका 1 ओम और आपका 4 ओम ये सीरीज़ में, तो 1 ओम और 4 ओम कितना हो जाएगा आपका 5 ओम। यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। इस करंट की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे टर्मिनल वोल्टेज के अंदर। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे आपकी, ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 10, ये इधर रखी है ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्टेज दे रखी है। माइनस करंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। और इसका जो रजिस्टेंस है, ठीक है, इंटरनल रजिस्टेंस कितना है आपका 1 ओम है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 8 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो जो आपका आंसर होगा क्या आ जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी के बीच में क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो देखो, आपका ये 2/2 यहाँ पे जो रेशियो है ये 2/2, ये 2/2 मतलब कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, क्योंकि P/Q इजिकल टू R/S का जो रेशियो होता है वो इसको फॉलो कर रहा है। 2/2 इजिकल टू 2/2 मतलब 1 आ रहा है, 1:1 मीन्स दैट के व्हीटस्टोन ब्रिज बना। तो आपका जो 2 माइक्रो फैराडे वाला कैपेसिटर है, इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो, अगर ये आपका रजिस्टेंस होता तो रजिस्टेंस में तो डायरेक्ट जुड़ जाता 2+2। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में अपोजिट हो जाता है, तो 1/2 प्लस 1 आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा निकल के। ऐसे ही हम इसको करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो अब फिर ये क्या आ जाएंगे, दोनों साथ में एक साथ पैरेलल आ जाएंगे। पैरेलल में क्या है, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो 1/1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी
ए टर्मिनल के बीच में, ए और बी की टर्मिनल के बीच में वो कितनी हो जाएगी, 2 माइक्रोफैराड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एटम्स। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बिकॉज ये कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो हो जाएगी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये आपकी गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो ये मोस्ट ऑफ दी जो एटम जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं और इमिट करते हैं करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बट दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट फॉर एवरी एटम। क्या होता है कि ये एवरी एटम के लिए आपकी ये स्टेटमेंट जो होती है वो फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट क्या हो जाएगी आपकी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है, इन द अबाउ डायग्राम ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टू बार सोलिनाइड 2 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को मूव किया जाता है टू बार सेकंड की तरफ फ्रॉम सोलेनॉइड फर्स्ट से सेकंड की तरफ मूव किया जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सोलेनॉइड फर्स्ट एंड दैट इन द सेकंड रिस्पेक्टिवली आर थ्रो इन द डायरेक्शन। देखो जब भी कोई मैग्नेटिक बार होती है उसे किसी कॉइल के अंदर डाला जाता है। तो सबसे पहली बात जो कॉइल होती है वो आपकी, वो कॉइल जो होती है उस मैग्नेट बार को अपने अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो अलाउ नहीं करती, ठीक है, इन केस वो अलाउ कर भी देती है तो जो कॉइल होती है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है। जैसे अगर मान लो ये बार मैग्नेट है, ए से बी गई यहाँ से, तो ये नॉर्थ से यहाँ पे साउथ में जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्या होगी, हो जाएगी साउथ से क्या बन जाएगी, नॉर्थ बन जाएगी। मतलब कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। पहली बात तो इसको अलाउ नहीं करती, अलाउ करने के बाद अलाउ कर भी देती है तो जो कॉइल की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, कॉइल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब ये उसको क्या है, बाहर एग्जिट आउट नहीं करने देती, एग्जिट आउट करने देगी तो क्या हो जाता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ए से बी जा रहा है तो इस केस में सी से डी ना जाके ये क्या होगा, डी से सी जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ नॉर्थ से साउथ जा रहा है, एग्जिट आउट करेगा यहाँ पे तो साउथ से नॉर्थ बन जाएगा। तो इसलिए जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ए से बी जाएगी एंड डी से क्या आ जाएगी आपकी, सी चले जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमंग द फॉलोइंग आर। ठीक है, इसके लिए हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो सबसे पहले देखो, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू दे रखा है, बिल्कुल सही है। आपके जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, सी जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, और ये फॉर्मूला जो होता है ई इज इक्वल टू एच म्यू होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए फोटोन इज सी, जो वेलोसिटी होती है फोटोन की वो इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, दैट इज सी के। तो आपकी जो बी स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट हो जाएगी। द मोमेंट ऑफ ए फोटोन पी इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी। तो जो मोमेंटम होता है, क्योंकि जो यहाँ पे देखो लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, और पी क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा, और एच अपॉन लैम्डा जो होता है वो मोमेंटम इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी। ठीक है, एच अपॉन सी, तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये भी एग्जिट आउट करता है, तो स्टेटमेंट सी भी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इन ए फोटोन कॉलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कर्व। फोटोन जो इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करते हैं इसमें टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फोटोन पॉजिटिव चार्ज नहीं, फोटोन जो होते हैं वो पॉजिटिव नहीं करते आपके पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए बी सी एंड डी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ई वाली एलिमिनेट हो जाएगी, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 32, ए व्हील ऑफ ए ब्लक कार्ट जो होता है रोल कर रहा है इन ए लेवल रोड ऑन एस ऑन इन फिगर बिलो, इफ इट्स लीनियर स्पीड इज वी इन द डायरेक्शन ऑन, डायरेक्शन में दिखा रखी है इसकी स्पीड जो है वी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के लिए हमें बताना है आर हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑन द व्हील रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्यू जो वेलोसिटी होती है यहाँ पे दे रखा है,
क्यू जो होता है लोएस्ट पॉइंट होता है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है आपकी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। रोल के केस में क्या होता है, ये वेलोसिटी तो दे ही रखी है आपकी, ठीक है। इसके साथ टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, इसकी v प्लस में आर ओमेगा, किस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। और रोलिंग के केस में जो होगा एंगुलर वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो जो पॉइंट P होगा मूव करेगा फास्टर एज कंपेयर पॉइंट Q, तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ए लाइट रे एंटर थ्रू ए राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट P। ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपका, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे, ये पॉइंट P है यहाँ पे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री दिखाया हुआ है। इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस BC। जो यहाँ पे ये है, ये लाइन जो है पैरेलल जा रही है आपकी BC के। एंड इमर्ज अलोंग द फेस AC, यहाँ से क्या कर रही है, इमर्ज आउट कर रही है अलोंग AC के। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रिज्म का, वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो, जो रे ऑफ लाइट होती है, जो कोई भी रे होती है आपकी, जो इंसिडेंट रे होती है, जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है ना, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो 90 डिग्री के एंगल के साथ, नॉर्मल के साथ जो 90 डिग्री एंगल बना रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रही है, बाद में पैरेलल हो रहा है और BC इमर्ज आउट हो रहा है AC के साथ, मतलब कि AC के साथ क्या बना रही है, आपका क्रिटिकल एंगल बना रही है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल बना रही है, तो देखो हमें ये वैल्यू निकालनी है, ए की, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू निकालनी है हमें। हम इसमें क्या करेंगे, जो एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 इजिकल टू A होता है। यहाँ R1 आपका क्या है, R1 ही है। R2 की जगह हम क्या बोल सकते हैं, R2 की जगह हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल है वो आपका यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री शो कर रहा है, यहाँ से इमर्ज आउट हो रही है और यहाँ पे बाहर आउट निकल रही है, बना दिया आपका क्रिटिकल एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है आपका प्रिज्म के लिए, वो R1 प्लस R2 इजिकल टू A होता है, ठीक है। अब R2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि यहाँ पे ये R1 हो गया आपका, ये क्या हो गया R2 की जगह क्रिटिकल एंगल हो गया। तो R1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 90 माइनस C हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि ये आपका इधर आउट कर रहा है, ये एंगल आपका मान लो कि किसी एंगल से इधर जा रही है, ये थीटा है, तो ये दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये 90 आपका माइनस थीटा है, ये थीटा की जगह हम क्या लेंगे, क्रिटिकल एंगल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमें पता है कि जो साइन सी जो होता है, साइन C इजकल टू 1/म्यू के बराबर होता है, ठीक है। 1/म्यू हो गया साइन C की वैल्यू। और हमें ये भी पता है कि जो आपका कॉस C होता है, कॉस C इजकल टू 1/1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है। आप साइन C 1/म्यू हो गया, कॉस C जो आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन A। अब इस कॉस C की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। देखिए कॉस C की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस C इजकल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू हो जाएगा, ठीक है। इस म्यू की वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, कॉस C की वैल्यू इजकल टू, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको पुट करेंगे। देखो स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे, स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑन इंसिडेंट सरफेस पे। तो जो आपका 1 साइन I जो था कितना दे रखा है आपका 30 दे रखा है, म्यू साइन R1 इज इक्वल टू, ये साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 की आपका जो है साइन R1 कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। म्यू इसका कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 मान लिया हमने, क्योंकि एयर के उसके केस में ले लेंगे, तो इजिकल टू साइन R1, ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू 1/2 साइन 30 1/2 होता है, इज इक्वल टू म्यू इंटू R1 की वैल्यू कितने ले लेंगे, 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर, इज इक्वल टू, तो 1/2 इज इक्वल टू म्यू का म्यू इंटू आपकी जो साइन 90 माइनस C होता है, साइन 90 माइनस C किसके बराबर होता है, म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू। और ये जो म्यू की वैल्यू निकाली है वो हमने कैसे निकाली है, यहाँ से पुट आउट करके निकाली है, इसको ऐसे करेंगे
तो और स्क्वेयर करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड। स्क्वेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू म्यू स्क्वेयर -1। म्यू स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। तो म्यू इज इक्वल टू रूट में 5/2 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मेंटेन्स। जो आपका पार्टिकल होता है मूव करता है जब यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कुलर पाथ में, तो वो क्या करता है, मेंटेन करता है वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन को। क्या, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ बहुत जो वेलोसिटी होती है एज वेल एक्सेलरेशन जो होता है ये चेंज होता रहता है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर के केस में जो आपका डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल चेंज कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ए थिन स्पेरिकल सेल। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या हो रहा है, ए थिन स्पेरिकल सेल इज चेंज बाय सम सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सी एंड पी शॉन इन फिगर, टेक 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है। तो हमें क्या करना है, थिन स्पेरिकल सेल है जिसका चार्ज दे रखा है कुछ इसके ऊपर, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बताना है सी एंड पी के बीच में, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, कि क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइक्रो कूलाम होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल्स के लिए जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस V इजिकल टू KQ/R होता है। ठीक है, जैसे R के लिए हम ये वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे इसकी। ठीक है, अब देखो वह आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है एट पॉइंट C इजिकल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट P, ये इसके केस में होता है, स्पेरिकल सेल के केस में होता है। ठीक है, तो स्पेरिकल सेल VC इजिकल टू VC माइनस VP आपका किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें रेडियस होती है इसकी ये कैपिटल R से क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो इसलिए जो VC पॉइंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंट एट C पॉइंट इजिकल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट P ले लेते हैं, जिसकी वजह से VC माइनस VP करेंगे तो 0 के बराबर आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो आपकी स्मॉल r की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल R। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर नंबर 3 जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाई कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी थ्रू एस रजिस्टर। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया जा रहा है और उसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के थ्रू, जिसके क्या उसमें रजिस्टर। इफ़ आई इज़ द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, इसके प्लेट्स के बीच में जो गैप होगा वो क्या हो गया, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड एम्पियर लॉ जो 5 VDL होता है, 5 BDL इजिकल टू म्यू नॉट जो आपका IC प्लस ID होता है। प्लेट्स के बीच में जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I, जो करंट फ्लो करेगा इन द सेम डायरेक्शन एज, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज दिस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आपका देखो द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल है इसकी प्रॉपर्टी। दे ट्रेवल विद ए स्पीड इक्वल टू 1/ε0 रूट में E0, ये भी है इसकी प्रॉपर्टी। इसने पूछा दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं होती, इसकी स्पीड क्या होती रहती है आपकी, EM वेव की जो ओरिजिनेट होती है एक्सेलरेटिंग चार्ज से, चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, जो कि इसका ये नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नहीं करती, स्टेडी स्टेट के साथ करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दे आर, बट ये सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट और सेकंड क्या राइट है, थर्ड वाली क्या रॉन्ग है, इसमें नॉट पूछा है।
दे आर ट्रांसफर्स इन नेचर, बिल्कुल ये ट्रांसफर्स इन नेचर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ रेडियस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज। देखो यहाँ पे कोई क्या दे रखा है, ये कोई मास है, ये आपका क्या है, यहाँ से क्या है, इस किसको, ये इसकी रेडियस है r, यहाँ पे इस रेडियस ऑफ अर्थ से क्या करा जा रहा है, एक आप लॉन्च किया जा रहा है सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, यहाँ से इसको सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी रेडियस को क्या कर दिया जा रहा है, इसकी रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो r है, और जो यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ से इस सैटेलाइट को यहाँ पे भेजा जा रहा है, मान ली कोई सैटेलाइट है, इसकी रेडियस कितनी कर दी जा रही है, 2r कर दी जा रही है, और इसका जो मास है मिनिमम, इसमें के लिए हमें क्या निकालनी है, मिनिमम एनर्जी निकालनी है उस सैटेलाइट के लिए जिसका मास m है फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मास क्या है m, और इसका m, एंड रेडियस जो दे रखी है आपकी r ये इसकी, और 2r इसकी फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ। देखो इसके लिए कैसे निकालेंगे हमें पता है कि इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, u इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ऐसे निकालेंगे हम, u इनिशियल के लिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ऑर्बिट की, उसके लिए क्या होती है माइनस Gm/r, यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इनिशियल, हमें पता नहीं है क्योंकि वो निकालनी है हमें, इज इक्वल टू आपका जो u फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा Gm बाई रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल रेडियस लेंगे, ये r है, ये 2r है, कितनी हो गई 3r, प्लस यहाँ पे जो ये यहाँ से जब ये लॉन्च करेगा यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ mv² हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस Gm/r प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें क्या इनिशियल इज इक्वल टू निकालनी है Gm/3r प्लस हाफ, आपकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, मैं इसको यहाँ निकल रही हूँ, हाफ इंटू स्मॉल m इंटू इसकी जो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वेलोसिटी हो जाएगी Gm/r, और रेडियस कितनी हो जाएगी 3r हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू -1/6 Gm/r प्लस Gm/r, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हो जाएगी वो 5/6 Gm/r हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा 5/6 Gm/6r हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 2 हीटर्स A एंड B हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट, ठीक है, पावर जो दे रखी है वो 1 किलोवाट और 2 किलोवाट दे रखी है, 2 हीटर्स हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दोज 2 आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज़, पहले कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ के अंदर, और देन कनेक्ट किया जाता है पैरेलल टू ए फिक्स्ड पावर सोर्स से, रेशियो पावर आउटपुट फॉर दीज 2 केसेज इज, ठीक है। तो इसके लिए रेशियो पावर निकाली हमें, पावर कंजम्पशन जो होती है, कंज्यूम्ड जो होती है, पावर कंज्यूम्ड जो होती है आपकी, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू v²/r होता है, ठीक है। पहले केस के लिए जो पावर हो जाएगी, पावर PA/PB, क्योंकि जो आपका जो पावर है और आपका जो रेजिस्टेंस है इसके बीच में क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो PA/PB आपका क्या आ जाएगा, RB/RA हो जाएगा, तो यहाँ RB/RA कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो आपकी जो RA की वैल्यू जो RA इज इक्वल टू 2RB, क्योंकि इसने दे रखी है जो पावर 2 है वो पावर सेकंड केस में कितनी है, इसकी 2 गुना है, तो आपका देखो 1/2 इज इक्वल टू RB/RA, तो RA की वैल्यू निकालेंगे 2RB हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू RB/RA, यहाँ से हमने RA की वैल्यू निकाली 2RB हो गया। देन देखो ये किस केस में है, ये देखो 4 सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए निकालेंगे 4, अब देखो पहले केस के लिए 4 सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू
वी स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप डायरेक्ट कर दोगे, 1+2 कितना हो जाएगा, 3 RB हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप निकालोगे 4 फिर आप किसके लिए निकालोगे, 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए निकालोगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए RP की वैल्यू इजकल टू 3V² अपॉन 2R सीरीज़, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, रिलेशन आपका रिवर्स हो जाएगा पैरेलल के लिए। पावर सीरीज अपॉन पावर पैरेलल इज इक्वल टू 2/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 2:9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 210 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स एज शोन इन फिगर। द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली, पाई की जो वैल्यू दे दी है आपकी कितनी दे दी है, 3.14 दे दी है। ठीक है, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है पीक करंट का, पीक करंट के लिए फॉर्मूला जो होता है √2 IRMS निकालेंगे। ठीक है, तो IRMS क्या होता है आपका, IRMS इजकल टू VRMS अपॉन XC होता है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, XC निकालना पड़ेगा। XC आपका क्या होता है, 1/ωc होता है, इज इक्वल टू ωc क्या होता है, 1/2 पाई FC हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को रखेंगे हम 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आपका जो फ्रिक्वेंसी दे रखा है वो 50 हर्ट्ज दे रखी है, इंटू आपका ये दे रखा है 10 माइक्रोफैराडे दे रखा है कैपेसिटर की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करा। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, अप्रोक्स 1000/3.14 आ जाएगा। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, ये आपकी XC की वैल्यू आई थी। ठीक है, अब हम XC की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीक करंट के लिए IRMS इजकल टू VRMS अपॉन XC। VRMS की वैल्यू निकालेंगे, VRMS क्या होता है, अब XC की वैल्यू 1/ωc इजकल टू 1/2 पाई FC। XC की वैल्यू हमने निकाल लिया 1000/3.14। ठीक है, VRMS की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 210। VRMS की वैल्यू, VRMS आपको दे रखा है कितना, 210 वोल्ट। ठीक है, IRMS की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, IRMS कैसे निकालेंगे, IRMS इजकल टू VRMS अपॉन XC। VRMS कितना है, 1010 अपॉन XC की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली अभी, ये रही 210 अपॉन 1000 इंटू 3, ये आपका उल्टा हो जाएगा 3.194 √2 टाइम्स इंटू IRMS, √2 इंटू ये 2110 अपॉन 1000 इंटू 3.14। तो आपका जो सॉल्व करके आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0.93 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। इफ द मास ऑफ द बॉब इन ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास, इसको क्या कर दिया है, ओरिजिनल मास को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। इसकी लेंथ इज मेड अप हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, और लेंथ को कर दिया गया है हाफ। देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, देन द वैल्यू ऑफ x। इसमें क्या पूछा है, वैल्यू पूछी है x की। जो हमें पता है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है T-√2 पाई √L-/G, वेयर L जो होता है, वेयर L' जो होता है वो कितना दे रखा है, L/2 कर दिया गया है। फिर टाइम पीरियड इजिकल टू जो हो जाएगा 2 पाई √ आपका, बाद में स्टार्टिंग में क्या है, √L/G। T' की वैल्यू निकालेंगे, T' क्या होता है आपका, टाइम पीरियड 2 पाई √L/G। इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे हाफ कर दी गई है, इसको x/2 टाइम पीरियड की वैल्यू को x/2 टाइम्स हाफ कर दी गई है इनिशियल से। इसलिए इसका फॉर्मूला जो होगा वो पुट करेंगे 2 पाई √L/, और g की वैल्यू को क्या कर दिया गया है आपके 2g इजिकल टू, इन दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे, इसके बराबर रख कर देंगे। दूसरे की वैल्यू कितनी है, इस टाइम पीरियड T' को T' इजिकल टू टी के कर देंगे। यहाँ टी की वैल्यू ये रख दी हमने, इस T' की वैल्यू को यहाँ रखेंगे x/2 इंटू 2 पाई √L/G। तो ये हो जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे
इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका 1/√2 टाइम्स इज इक्वल टू x/2। ये आपका जो सॉल्व करके आएगा x की वैल्यू √2 टाइम्स आपकी आ जाएगी सॉल्व करके। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखो ए सीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, ए फोर्स इज नीडेड टू। जब हम किसी भी सीट को प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल में, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल में उसमें दो ही चार्ज वो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो उसमें चार्ज डेवलप होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने हैं, तो उस शीट के ऊपर क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा। चार्ज डेवलप होगा तो उसमें फोर्स तो डेवलप होगा ही होगा। तो कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उस चीज़ पे होल्ड द सीट देयर इज़ ए मैग्नेट हो, क्योंकि होल्ड द सीट देयर इज़ मैग्नेट बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो आपकी सीट है वो जो मैग्नेट है वो सीट के अंदर क्या कर देगी, चार्ज को डेवलप कर देती। चार्ज को डेवलप करेगी तो उसमें क्या कुछ ना कुछ फोर्स को होल्ड करेगी वो। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होल्ड द सीट देयर इज़ नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक होगी तो उसमें कोई भी आपका क्या होगा, उसमें चार्ज डेवलप नहीं होगा। चार्ज डेवलप नहीं होगा सीट के अंदर तो उसमें कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सी देखिए, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स कंडक्टिंग। अगर वो कंडक्टिंग होगी, सिंपल सी बात है, उसके अंदर फिर से चार्ज डेवलप होगा। चार्ज डेवलप होगा तो उसके अंदर जो वो होगी आपकी दो ही तरह के पोल डेवलप होंगे, या तो पोल या तो वो क्या करेगी आपका उसको अट्रैक्ट करेगी या फिर उसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो वो भी उसके कंडीशन में भी क्या करेगी, अब अगर वो चार्ज सेम होंगे तो उससे क्या करेगी, अवे करेगी। अवे जाएंगे और सेम होंगे तो क्या डिफरेंट होंगे तो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स बोथ नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर। मतलब सीट भी और आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही नॉन कंडक्टिंग है, नॉन पोलर, मतलब कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। सीट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसमें कोई भी आपका क्या डेवलप नहीं होगा, ना उसमें पोल्स डेवलप होंगे। पोल्स डेवलप नहीं होंगे तो उसमें कोई भी फोर्स क्रिएटिंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए और सी क्या हो जाएगा, इन दोनों ही कंडीशंस में क्या है, फोर्स की जरूरत पड़ेगी और बी और डी में नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट सर्किट व्हेन कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। ठीक है, कौन से ब्रिज के अंदर ये बैलेंस होके करेक्ट वो जो होगा डायग्राम शो करेगा। देखो फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे डायोड दे रखी है। ये जो डायोड का कनेक्शन है वो पॉजिटिव से किससे हो रहा है, नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गई, रिवर्स बाइस कंडीशन हो गई। और रिवर्स बाइस कंडीशन हो गई तो इस कंडीशन में तो आपका करंट ही फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो डायोड के अंदर जो रिवर्स बाइस के अंदर आ गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगी उसको फॉलो ही नहीं कर पाएगा, वो उसको बनाएगा ही नहीं। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। ऐसे ही आप देखो थर्ड के अंदर, थर्ड में यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। फिर से ही क्या उनसी कंडीशन हो गई, रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में जो डायोड होता है वो क्या होता है, इसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज को जी क्या है, बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो थर्ड भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखो सेकंड और फोर्थ के अंदर देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो डायोड है, डायोड जो एलईडी है वो देखो आपकी कनेक्ट होके जो आपका नेगेटिव और नेगेटिव से कनेक्शन हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्शन हो रहा है, मतलब कि ये क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइस हो गया। फॉरवर्ड वाइस के अंदर देखो तो करंट कुछ ना कुछ तो फ्लो करेगी। लेकिन देखो 10/15 और इज इक्वल टू 10/5 प्लस इस डायोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन क्या है, ये नेगेटिव डायोड है, मतलब फॉरवर्ड वाइस है। और फॉरवर्ड वाइस जो होती है डायोड, उसमें क्या करता है, करंट को फ्लो को कम कर देगा। क्योंकि ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है तो इसमें इसके रेजिस्टेंस को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो कुछ ना कुछ जो होगा ये रेजिस्टेंस डायोड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो नहीं कर पाएगा, इसकी मतलब ये बराबर नहीं कर पाएगा। 10/15 इक्वल टू 10/1 प्लस इसमें से कुछ रेजिस्टेंस जब कम हो जाएगा तो इसको बराबर ही नहीं कर पाएगा, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो नहीं कर पाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर देखो, ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर देखो, ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या हो रहा है कि देखो 10/15 इज इक्वल टू 10/5 प्लस में जो डायोड है वो आपका किस कंडीशन में, फॉरवर्ड वाइस में, फॉरवर्ड वाइस में। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस जो है वो आपका क्या करेगा,
सीरीज़ में है, और सीरीज़ में जो होता है वो करंट क्या करता है, फ्लो कम करता है। सीरीज़ में करंट कम फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या करेगा, यहाँ पे इस कंडीशन को इसके इक्वल लाने की कोशिश करेगा, 10/5 + R। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, इफ द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, क्या करा जा रहा है, मूव जो है उसको क्लोज लाया जा रहा है एक दूसरे के। देन इस कंडीशन में देखो, चार्ज स्टोर इन इट्स इंक्रीज। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम। पहली कंडीशन में देखो, हमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो उसके अंदर आपका वोल्टेज जो है V डैश इजकल टू V क्या होता है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। जो फॉर्मूला होता है चार्ज का, चार्ज जो होता है C इजकल टू ε0 A/d होता है। ठीक है, C इजकल टू ε0 A/d, ये क्या है आपका D डैश। अब क्या कर रहा है कि अगर पहले में बोल रहा है चार्ज स्टोर इन इट क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा। चार्ज का और आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है डिस्टेंस का, इनके बीच में क्या रिलेशन आ गया आपका, चार्ज के बीच में और इन आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है डिस्टेंस के बीच में क्या आ गया, इन्वर्स रिलेशन आ गया। अगर देखो डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो आपका जो ये होगा, क्योंकि दूर भगाया जा रहा है पहले उसमें जब डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो चार्ज आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले इसमें क्या बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो आपकी क्या हो गई, फॉलो हो गई। अब बी वाली देखो, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीज, जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। गलत बोल रहा है, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो हाफ CV² होता है। ठीक है, हाफ CV² होता है। तो इसमें जो वोल्टेज है, इसमें वोल्टेज को अगर हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, एनर्जी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इंक्रीज करनी चाहिए यहाँ पे, तो ये क्या बोल रहा है, डिक्रीज। मतलब कि सेकंड ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड वाली और स्टेटमेंट थर्ड वाली और फोर्थ वाली तीनों में बी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन तो हमारा आंसर तो हमारा आ गया। ऑप्शन नंबर सी को देखो, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज। कैपेसिटेंस जो Q इजकल टू क्या होता है, Q इजकल टू CV होता है आपका। ठीक है, Q इजकल टू CV हो गया। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ चार्ज और टू इट्स पोटेंशियल रिमेन द सेम। चार्ज जो है और इसका पोटेंशियल जो है वो चार्ज को क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है। पोटेंशियल जो होता है Q इजकल टू क्या होता है, CV होता है। रेशियो ऑफ चार्ज Q इजकल टू आपका क्या होता है, CV होता है। ठीक है, तो Q/V क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ चार्ज का जो रेशियो है वो कैपेसिटेंस के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो इसमें भी क्या रहेगा, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन दी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि रिमेन सेम रहेगा, बट इसमें सेम नहीं है, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो आपका रेशियो जो होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो डी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, हट गया। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज जो है वो क्या बोल रहा है, इंक्रीज करेगा चार्ज और जो प्रोडक्ट का रेशियो होता है, क्योंकि Q इजकल टू क्या होता है, CV होता है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जो है आपका और वोल्टेज जो है, चार्ज हो गया ये आपका वोल्टेज हो गया। प्रोडक्ट जो है इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो ये इंक्रीज करेगा तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ई भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा फर्स्ट वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज़ मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखी है। इट इज़ बैंड्स एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट टू आर्म्स मेक एन एंगल जो है 60 डिग्री। पहले जो एक आयरन बार थी उसकी लेंथ L थी और मैग्नेटिक मूवमेंट M था, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया, बेंट करके इसको इस तरीके से बेंट करा गया कि वो मिडल में इट्स लेंथ सच दैट टू आर्म्स बना ले, टू आर्म्स के साथ एंगल बना ले 60 डिग्री का एक दूसरे के साथ। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यू मैग्नेट इज, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है हमें। मान लो कि ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो है इस कंडीशन में दे रखी है, उसका लेंथ जो है L है और उसका जो मास है वो क्या है, M×L हो जाएगा। बाद में क्या करा गया है, इसको क्या करा गया है, मैग्नेट बार को बेंट कर दिया गया है। ठीक है, कितने डिग्री एंगल से, 60 डिग्री से। इसकी जो वो है लेंथ वो क्या है, बाद में चेंज होकर Δ L हो जाती है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो इसलिए L/2 और L/2 हो जाता है। ये एंगल इनके बीच में क्या होता है,
तो चेंज इन जो होता है लेंथ इज इक्वल टू इसका हाफ साइन थीटा होता है, हाफ साइन थीटा। और लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई तो 2 इंटू हाफ, ये का हाफ साइन थीटा होता है। तो 2 इंटू हाफ साइन 30 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये एंगल कितना दे रखा है 60, बट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, इसलिए साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 कितना हो गया 1/4, 1/4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो m डैश इज इक्वल टू ml/2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू m/2 हो जाएगी, क्योंकि इस वैल्यू को क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई m/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी एज शोन बिलो। ठीक है, ये दिखा रखा है आपका। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट बेस्ट सूट दिस मोशन इज। इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है बॉडी की जो है वो 0 वेलोसिटी होती है एंड 0 स्लोप है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0 और 0 स्लोप है, हैंस द एक्सेलरेशन वुड बी 0 होगा। स्टार्टिंग में जो किसी भी उसका एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में इसका भी 0 है और इसका भी क्या है 0 है, इसका भी 0 है, इसका 0 है। यहाँ से तो हमें पता चलेगा नहीं। आफ्टर में दैट द स्लोप ऑफ जो वीटी कर्व है, यहाँ पे जो वीटी कर्व दे रखा है इसका कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है और कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। इसमें भी ऊपर की तरफ जा रहा है और कांस्टेंट है, इसमें भी ऊपर की तरफ जा रहा है और कांस्टेंट है। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ऑप्शन खत्म, और ये भी जा रहा है क्या ऊपर की तरफ है और कांस्टेंट है, तो 1 ऑप्शन थर्ड तो आपका क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो आफ्टर सम टाइम जो इसकी वेलोसिटी है बिकम कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज 0। इसकी देखो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है 0। ये यहाँ पे देखो इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, और क्या हो रही है बाद में 0 हो रही है, मतलब कि नीचे की तरफ आएगा आपका। ये भी क्या, ये ऑप्शन हट गया, इसमें भी कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद जो है आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। आफ्टर दैट द स्लोप ऑफ वीटी कर्व जो हो जाएगा कांस्टेंट होएगा और नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है आपका। तो इसमें तो देखो यहीं छोड़ दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत। इसमें क्या है नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी आपका क्या हो सकता है, लेकिन आगे की तरफ देखो इसमें भी नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए नेगेटिव में होना चाहिए। इसमें क्या है पॉजिटिव में, इसमें आपका क्या है नेगेटिव में। तो ये यहाँ पे ये नेगेटिव दे रखा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर ये क्या दे रखा है नेगेटिव दे रखा है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, इसकी कितनी दे दी है 140 सेंटीमीटर, और आई पीस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 5.0 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, तो इसके लिए देखो जो आपकी फोकल लेंथ दे रखी है ऑब्जेक्ट की वो कितनी दे रखी है 140 सेंटीमीटर, और आई पीस की जो फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगी, मैग्नीफिकेशन का पावर होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 140/5। तो आपका कितना आ जाएगा 28 आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, T इज द टेम्परेचर, V इज द वॉल्यूम एट द 3 प्रेशर P1 P2 एंड P3 कंपेयर द दोज ऑफ चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइन्स। ठीक है, चार्ल्स लॉ को क्या कर दिया गया है डॉटेड से वो करा है, तो हमें इसमें रिलेशन बताना है। तो देखो हमें पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है आपका NRT होता है। ठीक है, इसने चार्ल्स लॉ बोला है, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या आएगा रिलेशन आएगा। ये देखो इसने दे भी रखा है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आएगा, तो प्रेशर के बीच में हमें क्या पूछा है इसलिए रिलेशन पूछा है। तो आपका प्रेशर और वॉल्यूम के क्या आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मीन्स दैट जहाँ जहाँ वॉल्यूम इंक्रीज करेगी वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा क्या है आपका वॉल्यूम है, इसमें क्या आ गया रिलेशन आ गया इन्वर्स, मतलब कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसके अंदर है, ये आपकी क्या आ गई V3, ये आपका V2, ये आ गया V1, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो V3 की वॉल्यूम सबसे ज़्यादा क्या है V3 की वॉल्यूम है, उसके बाद आपकी किसकी है V2 की वॉल्यूम है,
उसके बाद V1 की। लेकिन इसमें क्या है, प्रेशर इन्वर्स हो जाएगा। अभी देखा प्रेशर और वॉल्यूम का क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम आएगी, सब प्रेशर जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, P1 का हो जाएगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद P2 का हो जाएगा, उसके बाद P3 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने वॉल्यूम का वो आपका रिलेशन निकाल लिया, उसका इन्वर्स हमने किसका करके निकाल लिया, प्रेशर का निकाल लिया, इस वाले रिलेशन से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, ए फोर्स डिफाइंड बाई एफ इजकल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा acts on a particle at given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant। अल्फा और बीटा को क्या बोल रहा है, कांस्टेंट बोल रहा है। देखो फोर्स इजकल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा, ये दे रखा है इसने, ठीक है। तो अल्फा टी स्क्वायर जो हो जाएगा इज इक्वल टू बीटा टी, ये दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कि डायमेंशन ऑफ फोर्स का जो डायमेंशन है वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स के बराबर आ गया। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बीटा टी इज इक्वल टू फोर्स के बराबर आ जाएगा, बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स अपॉन टाइम आ जाएगा। अब देखो ये आ गया बीटा के बराबर। तो अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम इंटू 1/t, क्योंकि ये वैल्यू जो है फोर्स अपॉन टाइम इंटू 1/t, टाइम जो दे रखा है स्क्वायर दे रखा है। इस एफ अपॉन टी की वैल्यू किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो एफ अपॉन टी की जगह अल्फ़ा इजकल टू एफ अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा टी आपका जो अल्फ़ा और टी क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अपॉन में बीटा इजकल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शंस में जो होगा उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन निकल के आएगी। ऐसे जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन निकाला है ऐसे ही आप सारे ऑप्शंस को निकाल के देखना। हाँ, और हाँ, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसमें, वो फर्स्ट पार्ट को भी आप देख लेना जिसको फर्स्ट पार्ट देखना है। थैंक यू।